और जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन एंड रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। क्या होता है? जो स्केलेटन है हमारा, ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट ताकि वो अपना अपराइट पोस्चर मेंटेन रख सकें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि स्केलेटल सिस्टम में जो खराबी पैदा हो जाती है वो वीक हो जाता है और इसमें डिफॉर्मेशन आ जाती हैं। ठीक है, इसकी जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज कौन सी हैं? जो कि बाय बर्थ होती हैं। जेनेटिक मटेरियल में किसी किस्म की चेंजेस की वजह से जो कॉजेज होती हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिक कॉजेज। जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, ये कंडीशन है जिसमें जो पैलाटाइन प्रोसेसेस है, जिसमें मैक्सिला एंड पैलाटाइन है, उनकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाती और इस वजह से जो है ओपनिंग रह जाती है बिटवीन ओरल एंड नेजल कैविटी, और वो जो ओपनिंग है वो इंटरफेयर करती है विद सकिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग रहेगी। अब जब जो न्यू बोर्न है, जब वो फीड करते हैं तो जो फूड है वो इनहेल होके लंग्स में चली जाती है। ठीक है, और वहां पे जाके डिजीज कॉज करती है, जिसे कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लंग्स हैं उनमें कोई ना कोई फूड के पार्टिकल्स चले जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्फेली। इस ये भी जेनेटिक डिफेक्ट है। इसमें जो स्कल का साइज है वो छोटा रह जाता है। आर्थराइटिस, इसकी 100 डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सेल्स को डीजनरेट करने लग जाते हैं और जॉइंट डैमेज करते हैं जॉइंट्स को। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक और कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है, जिसमें क्या होता है, जॉइंट जो है वो डिजनरेटेड हो जाते हैं और इसको ये भी कॉज होती है बाय जेनेटिक डिफेक्ट। आगे है हार्मोनल कॉजेज। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी स्केलेटल सिस्टम की डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। जैसे ओस्टियोप्रोसिस है, ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो बोन्स हैं उनमें सही से रिजॉर्प्शन नहीं हो पाती और वो जो है उनका स्ट्रक्चर अंदर से स्पॉन्जी रह जाता है, उनमें होस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से जो बोन का मैस है वो कम हो जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। ओस्टियोप्रोसिस में ज्यादातर जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनमें होता है, क्योंकि उनमें जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा कम एक्सरसाइज करना, जो डाइट लेते हैं उसमें कैल्शियम और प्रोटीन की क्वांटिटी सही नहीं होती, स्मोकिंग, ये सारी रीजंस भी हैं ओस्टियोप्रोसिस की। इसको ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी की जाती है जो कि है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें एस्ट्रोजन को रिमूव करवाया जाता है बॉडी से और उसकी जगह नया हार्मोन ऐड कर दिया जाता है। न्यूट्रिशनल कॉजेज में हमारे पास है ओस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होगा, जो बोन है उनको मिनरल्स सही नहीं मिलते। ठीक है, और जिसकी वजह से मिनरल्स नहीं मिलते, कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाते और जिसकी वजह से जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। अब जो लेग्स और पेल्विस की बोन है, जिन्होंने ज्यादा वजन बर्दाश्त करना होता है, वो इस वजह से बेंड हो जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं और उनकी जो शेप है वो खराब हो जाती है। इसके सिम्टम्स में पेन है। जब कभी वेट पड़ता है उन बोन्स पे तो उनमें बहुत ज्यादा पेन होती है। रिकेट्स, रिकेट्स की बीमारी में जो बच्चे हैं उनकी जो लेग्स हैं वो मुड़ जाती हैं, बोर्ड लेग्स हो जाती हैं और उनका जो पेल्विस है वो उसकी जो शेप है वो डी फॉर्म हो जाती है, शेप उसकी खराब हो जाती है। ये किस वजह से कॉज होता है कि जो डाइट है, जो खाना हम खा रहे हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर विटामिन डी की। कैल्शियम और विटामिन डी एक ही बात है। ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है कि जो फोर्टिफाइड मिल्क विद विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी होता है उस मिल्क में, वो वाला दिया जाता है बच्चों को, या फिर स्किन को एक्सपोज किया जाता है टू द सनलाइट। इसके अलावा जो है डिस्क स्लिप, इसमें क्या है, जो हमारी वर्टिब्रीज हैं जो मिलके बैकबोन बनाती हैं, उनमें हर वर्टिब्री को डिस्क बोलते हैं, वो अपनी प्लेस से हिल जाती है। ठीक है, अब जो ह्यूमंस हैं या जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें जो डिस्क होती है उसमें कुशन लाइक पैड होता है। उस पैड में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, जो कि रबर बॉल की तरह एक्ट करता है और डिस्क को इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके इर्द गिर्द एक रिंग बनाता है फिब्रोकार्टिलेज का, उसे कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस। और एनुलस फिब्रोसिस जो है ये वर्टिब्रीज को आपस में जोड़ के रखता है। डिस्क जो है वो क्या करती है, जंपिंग, रनिंग और वॉकिंग के दौरान अगर कभी झटके लगते हैं तो उन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा सडनली किसी किस्म का जो ट्रॉमा हो जाए, जैसे अचानक से कोई नीचे को झुके या बहुत ज्यादा वजन उठा ले, तो उसमें सडनली भी जो डिस्क है वो अपनी प्लेस से हिल जाती है, इसे कहते हैं हर्निएशन। अब जो हर्निएटेड डिस्क है जो कि अपनी जगह से हिली हुई है, जिसे कहेंगे स्लिप्ड डिस्क, उसमें
जो उसके इर्द गिर्द जो एनुलस फिब्रोसिस था वो भी रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से उसके जो अंदर स्पॉन्जी फ्लूइड है न्यूक्लियस पल्पोसस वो भी बाहर की तरफ को निकलने लग जाता है, प्रोट्रूजन हो जाती है। और अगर ये प्रोट्रूजन जो है स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स पे प्रेस करती है, इसका प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो क्या होता है, सीवियर पेन जनरेट होती है और इन दीज नर्वी स्ट्रक्चर्स की डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। डिस्क स्लिप को ट्रीट किया जाता है विद बेड रेस्ट, ट्रैक्शन एंड पेन किलर। और अगर ये सब भी काम ना करे तो फिर डिस्क को सर्जिकली बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। आगे है स्पॉन्डाइलोसिस। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रल्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं, वो उनकी फ्यूजन हो जाती है और वो इमोबाइल हो जाते हैं, मीन्स वो मूव नहीं कर पाते। शियाटिका जो है, इसमें शियाटिक नर्व एक बॉडी में होती है, ह्यूमंस की बॉडी में शियाटिक एक नर्व होती है, उसमें पेन कॉज होती है। ठीक है, क्या होता है जब कभी इंजरी हो जाए गिरने से या फिर डिस्क स्लिप की वजह से या फिर गलत जगह पे इंजेक्शन लगने से, तो जो शार्टिक नर्व है उसमें इंजरी कॉज हो जाती है। जब उसमें इंजरी कॉज होती है तो ये हमारी जो लेग्स वगैरह हैं उनकी रूट नर्व को इंजर्ड कर देती है। ठीक है, और अगर कभी शार्टिक नर्व पूरी तरह से खराब हो जाए तो जो लेग्स हैं वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, ना वो मूव कर पाते हैं, ना ही जो फुट एंड एंकल की मूवमेंट है वो हो पाती है। ठीक है, इसकी रिकवरी जो है काफी लंबा और इनकम्प्लीट प्रोसेस है। आर्थराइटिस जो है एक इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, पेन होती है बहुत ज्यादा, जॉइंट्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। इसकी जो फॉर्म्स हैं, एक्यूट फॉर्म्स, उनमें जो रीजंस हैं, या तो बैक्टीरिया के अटैक की वजह से, जिसको ट्रीट किया जाता है विद एंटीबायोटिक्स, और जो मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स के दरमियान में, उसको वो भी थिक होने लग जाती है, उसमें जो फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, उनमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। और जो क्रोनिक आर्थराइटिस है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस एंड गोटी आर्थराइटिस। गोटी और रिमोटाइड में क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं उनके इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा पेन होती है। और जो गोटी है, इसमें फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब हम देखेंगे कि बोन्स को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। बोन्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है लेकिन फिर भी ये ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, जो यंगर एज के लोग हैं, यूथ वगैरह, उनमें फ्रैक्चर कैसे कॉज होते हैं कि अचानक से उनका जो जॉइंट है वो मुड़ जाए, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाए, या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह में जो इंजरीज हो जाए, गिरने से फ्रैक्चर हो सकती है बोन। और ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनके जो बोन्स हैं वो पहले से ही थिक और वीक हो गई होती हैं, तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि फ्रैक्चर हो सके। फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाता है बोन्स की रीअलाइनमेंट करके। ठीक है, दो टाइप्स की रिडक्शन की जाती है, क्लोज एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि जो फिजिशियन है वो क्या करता है, अब खुद ही अब किसी तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बोन्स को फिक्स कर देता है उनकी नॉर्मल पोजीशन पे। लेकिन जो ओपन टाइप रिडक्शन है, इसमें पूरी सर्जरी की जाती है। ठीक है, और बोन्स को जोड़ा जाता है पिंस और वायर्स के थ्रू। ठीक है, और जब वो रिड्यूस हो जाए तो उनको किसी स्पोर्ट के साथ, लकड़ी या किसी तरह के मेटल के साथ उसे कहते हैं कास्ट। ठीक है, उससे इमोबलाइज कर दिया जाता है कि वो मूव ना कर सके। ठीक है, और फिर इसको अलाउ किया जाता है कि हीलिंग का प्रोसेस हो सके। जब तक जो बोन है वो हील होना फिर स्टार्ट होता है, हीलिंग में 8 to 12 वीक्स लगते हैं। लेकिन अगर ऐसी बोन्स हों जो कि ज्यादा वजन जिन पे पड़ता हो तो उनके ऊपर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, या फिर बूढ़े लोगों की जो बोन्स हैं उस पर भी, क्योंकि उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतनी सही नहीं होती। इसके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले है हिमाटोमा फॉर्मेशन। जब बोन ब्रेक होती है तो जो ब्लड वेजल्स होती हैं बोन की वो भी टॉर्न हो जाती हैं और उनमें हैमरेज हो जाता है, वहां से जो ब्लड है वो ब्लड वेजल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हिमाटोमा बनता है। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है, चोट लगी होती है, वहां पे जाके जो ब्लड है वो क्लॉट बना देता है, जमा हो जाता है फ्रैक्चर साइड पे। ठीक है, अब जो बोन थी उसके जो सेल्स डाई हो गए, वो वहां पे टिश्यू सेल्स जो है वो डाई होने शुरू हो जाते हैं और जो टिश्यू है वो वहां पे सूज जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। इसके बाद सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है 3 से 4 हफ्तों के बाद। ठीक है, जो कैपिलरीज हैं वो ग्रो करती हैं और फिर जो डेड सेल्स है जिनको डेब्रिस कहते हैं उसको रिमूव करवाती हैं। फिर जो बोन फॉर्मेशन के जो सेल्स हैं जैसे फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट वगैरह, वो फ्रैक्चर साइड पे मूव करते हैं और जाके बोन बनाना शुरू कर देते हैं।
बोनी कैलस पहले सॉफ्ट कैलस बना था, अब बोनी कैलस बनेगा। बोनी कैलस बनता है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट से, ठीक है। वो जाके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं वहां पे, ठीक है। सॉफ्ट कैलस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बोनी कैलस। और जो बोन है वो 3 से 4 हफ्ते, जब कभी इंजरी होती है तो उससे 3 से 4 हफ्ते के बाद बनना शुरू होती है, और कंप्लीट कब होती है, 2 to 3 मंथ्स तक, ठीक है। और रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग में क्या होगा कि जो बोन के पास जो फिर एक्सेस मटेरियल होता है बोन के इर्द गिर्द, वो भी रिमूव करवाया जाता है। और जो फिर रिमॉडल्ड एरिया जो है बोन का, वो फिर बिल्कुल पहली बोन जैसा हो जाता है, और सेम मैकेनिकल स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्ड करता है। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।